हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस गिवन क्वेश्चन. सो द गिवन क्वेश्चन सेज दैट मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट. तो देखिए यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करना है. तो पढ़ते हैं एक एक करके. ए ऑप्शन बोल रहा है द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम. तो ये बात गलत हो जाती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एज वेल एज ग्रेविटेशनल फोर्स की भी बात कर लेते हैं, प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, ग्रेविटेशनल हमारा फोर्स. सो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो ये तब तक ही कम है जब तक, या चलो हम न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स का भी तो ये हुआ है, जिक्र हुआ है. तो हम न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं. तो न्यूक्लियर फोर्स हमें तो पता है कि वैसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है. ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स. बट कब तक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स? ठीक है, बट क्या है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो 10⁻⁻14 मीटर से कम होना चाहिए. बट आर, मैं डिस्टेंस को आर से डिनोट कर रही हूँ. आर इज इक्वल्स टू 10⁻14 या लेस देन हम बोल सकते हैं यहाँ पे. तो ये साइन चेंज करके मैं क्या कर देती हूँ यहाँ पे, एक तो इक्वल टू या लेस देन 10⁻14 होना चाहिए. मतलब अगर दो पार्टिकल्स के बीच, जैसे यहाँ पे हमें बोला गया है टू प्रोटॉन्स, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक तो 10⁻14 के बराबर होना चाहिए, 10⁻−14 से कम होना चाहिए. तभी हमारा न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्ट्रांग रहेगा. अदरवाइज न्यूक्लियर फोर्स कम रहता है कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. तो देखिए यहाँ पे मैंने ए ऑप्शन को गलत क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, इज ऑलवेज. तो ये ऑलवेज तो ग्रेटर नहीं रहता है, क्योंकि अगर लेट सपोज R is greater than 10⁻−14 then न्यूक्लियर फोर्स वीक हो जाता है. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स इज वीक. ओके, सो न्यूक्लियर फोर्स इज वीक. तो यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स वीक हो जाता है अगर 10⁻−14 से ज्यादा डिस्टेंस रहे. इसीलिए हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि ये ऑलवेज वर्ड उन्होंने डाल दिया, तो ये गलत है. अब बी पढ़ते हैं. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम. तो ये बात सही है. क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारा वो हमेशा कम रहेगा कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ऐसा क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीकेस्ट फोर्स है इन नेचर. तो हमें पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सबसे कमजोर होता है. और इसका रीजन भी ये है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कांस्टेंट होता है, जिसे हम जी बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट जो हम बोलते हैं, उसकी अब कभी वैल्यू नोटिस करोगे तो 10⁻⁻ में है वो. तो इसीलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कांस्टेंट के वजह से छोटा हो जाता है अगर हम मैथमेटिकली बात करें. और अगर नेचर की बात करें, सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. तो ऑब्वियसली अगर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमजोर है तो उसके सामने कोई भी अदर फोर्स आ जाए वो तो स्ट्रांग रहेगा ही. इसीलिए द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम. तो ये हमारा सही आ जाता है. अब सी की बात करते हैं. द ग्रेविटेशनल फोर्स between two protons may be greater than the nuclear force between them. तो ये बात सही आ जाती है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलवेज वर्ड यूज किया था इसीलिए गलत आ गया था, बट यहाँ पे कौन सा वर्ड है, मे बी. तो रीजन हमारा सेम है जो यहाँ पे मैंने बताया है, बट क्योंकि यहाँ पे मे बी ये वर्ड आ गया है इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है. और ऑप्शन ए में ऑलवेज ये वर्ड था इसीलिए ऑप्शन ए गलत हो जाता है. अब बात करते हैं डी ऑप्शन की. तो डी में बोला जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स में बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम. तो ये भी बात सही है क्योंकि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल दोनों के लिए बात सुनी है. ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है ये देखिए आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल दोनों पे अप्लीकेबल होता है. तो सी पार्ट में देखो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात चल रही है और डी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात चल रही है. और यहाँ पे वर्ड में भी आया इसीलिए हमारा ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, सी एंड डी. So I hope you understood it well. All the best.